चेतन उस फोटो को देखकर बुरी तरह शॉक्ड रह गया। उस तस्वीर को देख वो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। उसने अचंभित होकर मन ही मन कहा, वीर सिंह, तुम? ये कैसे हो सकता है? वीर सिंह और माही अपनी बातों में व्यस्त थे और चेतन ने घूरकर वीर सिंह की तरफ देखा। ये सच नहीं हो सकता, जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। चेतन के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि वीर सिंह ने उसे फूलपुर गांव बुलवाया था। चेतन ने अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए अपने कमरे में जाकर तुरंत अपने उसी दोस्त को फोन किया। फोन करते समय चेतन के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे और वो इस तस्वीर पर यकीन नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी उसके दोस्त ने फोन उठाया और फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, देख ली तस्वीर? तू जानता है क्या इसे? बोल ना चेतन। पर चेतन ने इन सवालों के जवाब देने से पहले पूछा, भाई तू श्योर है जिसकी फोटो तूने भेजी है वही आदमी बॉस से मिला था? ये सुनकर चेतन के दोस्त ने कहा, क्या बात कर रहा है चेतन, तो खुद देख लेना फोटो। मैंने इसे सीसीटीवी फुटेज से निकाला है। मैं श्योर हूँ यही आदमी उस दिन बॉस से मिला था और इसी ने तुझे फूलपुर भेजने के लिए बॉस को वो लेटर दिया था। अपने दोस्त की बात सुन चेतन का दिमाग चकरा गया, पर इससे पहले कोई और बात होती। चेतन ने अपने दोस्त से कहा, थैंक्स यार हेल्प करने के लिए, बाकी कुछ और जरूरत होगी तो फिर कॉल करूंगा। ये बोलकर चेतन ने कॉल कट कर दिया। चेतन ने भले ही फोन रख दिया था लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। ओह, तो मेरा यहाँ इस गांव में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सब एक बना बनाया प्लान था, वो भी वीर सिंह का। चेतन का दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि वीर सिंह ऐसा कर सकता है, लेकिन सामने खुली तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि वीर सिंह ने उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला था। वीर सिंह की फोटो को देखते हुए चेतन ने कहा, आखिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई वीर सिंह? इसका मतलब ये है कि मुझ पे विश्वास करना, दोस्ती जताना, लोगों के सामने मेरे लिए लड़ जाना, माही के साथ मेरे रिश्ते को स्वीकार करना, ये सब साजिश थी? क्या माही ये सब जानती है? कहीं वो भी इन सब में ही तो शामिल नहीं है? वीर सिंह की इस हकीकत को जानकर चेतन एक साथ सैकड़ों सवालों में उलझ गया था। उसके पास वीर सिंह और माही दोनों पर शक न करने की कोई वजह नहीं थी। चेतन ने झुंझलाहट में अपना सिर पकड़ते हुए कहा, वैसे ही कम परेशानी थी क्या जिंदगी में जो अब वीर सिंह का भी ऐसा सच सामने आ गया? मैं जान कर रहूंगा कि वीर सिंह ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ये सब सोचते हुए कब चेतन की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सवालों की गुत्थियों में उलझा चेतन घर से बाहर निकल आया। वीर सिंह और माही के बारे में सोचते सोचते वो घर से काफी दूर चला आया था कि तभी अचानक सामने एक आदमी से उसकी टक्कर हो गई। चेतन जिससे टकराया था वो दरअसल फोटोग्राफर रॉकी था। टक्कर होते ही चेतन अपनी सोच से उबरा और बोला, क्या यार देख कर चला करो। इस पर रॉकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सॉरी माफ करना दोस्त, मेरा ध्यान कहीं और था, आई एम सो सॉरी। ये कहकर वो आगे की ओर बढ़ गया, पर कुछ दूर बढ़ते ही वो फिर से चेतन की ओर पलटा और जोर से बोला, अरे भाई साहब एक मिनट रुकिए ना जरा। ये सुनते ही चेतन रुका और रॉकी ने कहा, आपको याद है हम पहले भी मिल चुके हैं? इस पर चेतन कुछ कहता उससे पहले ही रॉकी ने कहा, असल में मैं किसी की तलाश में निकला था, लेकिन बड़ा ही अजीब गांव है ये, वैसे मुझे एक हेल्प चाहिए थी। रॉकी की बात सुनकर चेतन ने कहा, सच कह रहे हो तुम, ये गांव ऐसा ही है, कुछ दिन गुजारो बहुत कुछ जान जाओगे। वैसे क्या हेल्प चाहिए थी तुम्हें? चेतन के इस लहजे के बावजूद रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, यार एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ये मेरे पास कुछ फोटोज है, इनके बारे में कुछ बता सकते हो? कुछ दिन पहले ही मैंने इस गांव में तस्वीरें खींची थी। ये कहते हुए रॉकी ने कुछ तस्वीरें चेतन के आगे बढ़ा दी। चेतन पहले से ही कई बातों से परेशान था और ऊपर से ये फोटोग्राफर उसे तस्वीरें दिखाकर कुछ पूछना चाहता था। चेतन ने मन ही मन सोचा, बड़ा अजीब इंसान है, इसे क्या मैं खोया पाया डिपार्टमेंट लगता हूँ? चेतन कैसे भी यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए उसने जल्दबाजी में रॉकी के हाथ से सारी तस्वीरें लेते हुए कहा, लाओ दिखाओ, ऐसा क्या है तुम्हारी तस्वीरों में? चेतन ने रॉकी के हाथों से तस्वीर लेकर धीरे धीरे एक एक तस्वीर देखनी शुरू की। तभी रॉकी बोला, दरअसल
ये सारी फोटोज मैंने इसी गांव में अलग अलग हिस्से में क्लिक की थी, लेकिन जब मैंने लैपटॉप में देखी तो पहले तो ये तस्वीरें धुंधली हुई और फिर खुद ब खुद साफ। पर मेरी समस्या ये है कि ये सारी फोटोज वो नहीं है जो मैंने खींची थी। चेतन गंभीरता से उन तस्वीरों को देख रहा था कि उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। चेतन इस तस्वीर को देखकर शॉक्ड रह गया। उसने चौंकते हुए रॉकी से पूछा, आर यू श्योर तुमने ये तस्वीर यहीं खींची है? इस पर रॉकी ने भी कहा, देखा कैसे झटका लगा ना तुम्हें? मुझे भी लगा था जब मैंने इन तस्वीरों को देखा था। क्या तुम्हें पता है इन तस्वीरों के बारे में कुछ? बिना रिएक्शन दिए चेतन ने खुद से बात करते हुए कहा, ये तस्वीर ये तो कलावती की है और कल यही तस्वीर चित्रलेखा किताब पर भी उभर आई थी। उस तस्वीर में ये घूंघट में थी, पर कपड़े गहने ये सब कुछ तो बिल्कुल ऐसा ही था, बस घूंघट के कारण ही मैं पहचान नहीं पाया था। पर ये तस्वीर इस आदमी के पास कैसे? चेतन अपने दिमाग में कई गुत्थियों को एक साथ सुलझाने की कोशिश करते हुए बोला, नगर स्त्री कलावती की फोटो, वो भी वर्तमान में। पहले मैंने इस तस्वीर को चित्रलेखा किताब में देखा, फिर इस आदमी द्वारा खींची तस्वीरों में। क्यों आई है इस कलावती की तस्वीर मेरे सामने? और इस रॉकी से मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद नियति चाहती थी कि मैं इस आदमी से मिलूं। चेतन उन तस्वीरों में खो सा गया था कि तभी रॉकी ने उसे झिड़कते हुए बोला, ओ भाई, और भी तस्वीरें हैं मेरे पास, देखना चाहते हो? मैं यहीं रुका हूं पास की धर्मशाला में। ये सुन चेतन तुरंत ही बोला, ठीक है, मैं खुद तुमसे सुबह आकर मिल लूंगा, तब मुझे सारी तस्वीरें दिखाना। इस पर मुस्कुराते हुए रॉकी ने कहा, बाय द वे, माय नेम इज रॉकी, आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। सॉरी, पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। इस पर चेतन ने भी मुस्कुराकर कहा, ओह हाँ, माय नेम इज चेतन। अच्छा, एक बात और, रात में प्लीज अपने कमरे में ही रहना, गांव में मत भटकना, क्योंकि ये गांव सच में थोड़ा अजीब है। इतना कहकर चेतन वहां से निकल गया। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी थी और घर लौटकर चेतन अपने कमरे में लेट गया। वीर सिंह, कलावती की तस्वीर जैसे कई सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे, जिसके चलते वो कमरे से बाहर छत पर निकल आया। उसे वहां खड़े कुछ ही वक्त बीता था कि तभी उससे आसपास रात की रानी की तीखी खुशबू महसूस हुई और अपने करीब पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। वो बिना पीछे मुड़े ही तेज आवाज में बोला, अब और किसे नुकसान पहुंचाने आई हो? असल में चेतन जान गया था कि उसके पीछे खूनी वधू खड़ी है। तभी खूनी वधू बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो हर्षवर्धन? मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? उसकी आवाज में एक तरह का दर्द था। तभी चेतन ने पीछे मुड़कर कहा, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि मुझसे कौन मिलने आया है, वो चित्रलेखा जिसे मैं जानता हूँ या वो खूनी वधू जो माही पर हमला कर उसे मारने वाली थी? चित्रलेखा ने बिना उसकी बात का जवाब दिए कहा, हर्ष, आखिर कब तक तुम यहाँ ऐसी बुरी शक्तियों से लड़ते रहोगे? चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है यहाँ। इस पर चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है चित्रलेखा, मेरे लिए अब भी बहुत कुछ है यहाँ। मैं उन्हें अधूरा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पिछली बार मैं निहत्था था, किसी का मुकाबला नहीं कर पाया और तुम्हें बचा भी नहीं पाया था, लेकिन अब मैं ये ठान चुका हूँ कि चाहे जो हो जाए, मैं इस बार तुम्हें उस बुरी आत्मा से अलग करके ही दम लूंगा। चित्रलेखा अपने हर्ष के मुंह से ये सब सुनकर बिना कुछ कहे गायब हो गई, लेकिन वहां कोई था जो चेतन और चित्रलेखा की बात सुन रहा था। एक तरफ चेतन की बातों से चित्रलेखा के लिए हमदर्दी साफ झलक रही थी, तो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी माही जो उन दोनों की बात सुन रही थी, उसे चेतन की चित्रलेखा के प्रति हमदर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। माही तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए चेतन की ओर बढ़ी और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, बीते दिनों में कितना कुछ हुआ है और फिर भी तुम इस भूतनी के साथ बातें कर रहे हो। तुम भूल गए हो क्या कि वो भूतनी है? उसने मुझ पर हमला किया, मुझसे पहले कई लोगों को मार चुकी है वो, फिर भी तुम उससे बातें कर रहे हो। तुम्हारा उस पर भरोसा करना ठीक नहीं है चेतन। माही की बात चेतन को रास नहीं आई। वो माही को घूरते हुए तंज भरी आवाज में बोला, माना वो भूतनी है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर क्या इंसानों पर भरोसा किया जा सकता है? और तब जब वो भरोसा तोड़ दे। माही के सामने चेतन वीर सिंह के बारे में तंज कस रहा था, लेकिन माही को उसकी बात समझ नहीं आई और वो बोली,
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो चेतन? कौन है जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है? चेतन ने माही की बात सुनकर कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। तो माही उसके इस तरह के बर्ताव से चिढ़ गई और गुस्से से बोली, अगर बताना ही नहीं है कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में तो बात छेड़ते ही क्यों हो? ये कहते हुए माही झल्लाकर वहां से चली गई। इधर जहां चेतन और माही एक दूसरे से नाराज थे, तो वही रॉकी मन ही मन इस बात से खुश था कि कल शायद उसे तस्वीरों का रहस्य पता चल जाए। ये सोचते हुए रॉकी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए वो अपने कमरे से बाहर आ गया। वो खुद से बात करते हुए बोला, कितना अजीब गांव है ये, बड़ी जल्दी सो जाते हैं सब। हाथ में सिगरेट लिए रॉकी धर्मशाला के मेन गेट पर पहुंचा और दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठे गार्ड से बोला, भैया जरा दरवाजा खोलिए, थोड़ा बाहर होकर आते हैं। इस पर गार्ड थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, साहब आपको अपने कमरे में ही रहना चाहिए था। अभी रात के समय फूलपुर गांव में निकलना ठीक नहीं है, मतलब जान का खतरा हो सकता है। यहाँ खूनी वधू रात में लोगों को मार देती है साहब, अब बाहर मत जाइए। गार्ड अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले रॉकी जोर से हंसा और बोला, क्या नाम बताया? खूनी वधू। अच्छी है कहानी, पर अभी सुनने का थोड़ा मूड कम है। चलो चुपचाप दरवाजा खोलो। ये कहते हुए उसने उल्टा गार्ड को फटकार लगा दी। गार्ड ने दरवाजा खोला, लेकिन पीछे से कई आवाजें लगाई, अरे भैया सच कह रहे हैं, रुक जाइए। रॉकी सुनसान सड़कों पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए काफी दूर निकल चुका था। गुनगुनाते हुए रॉकी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे दूर से पायलों की छम छम की आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन उस पर बिना ध्यान दिए रॉकी अपनी धुन में चलता रहा। अचानक रॉकी ने महसूस किया कि चारों ओर रात की रानी की तीखी खुशबू फैलने लगी है और तेज सर्द हवाओं का झोंका उसे छूकर निकल गया, जिसके चलते रॉकी ठिठक गया और यहाँ वहां देखने लगा। रॉकी ने महसूस किया कि अचानक ही छमछम की आवाज उसकी ओर पड़ रही है। रॉकी खुद से बात करते हुए तभी सी आवाज में बोला, जरूर ये यहीं के लोगों की साजिश है ताकि वो खूनी वधू के नाम से सबको डरा सके। अंदर से थोड़े डर के साथ वो खुद में हिम्मत भरने की कोशिश कर रहा था। ये कहते कहते उसने अपने कदम दोबारा धर्मशाला की ओर मोड़ लिए कि तभी एकाएक उसके सामने थोड़ी दूरी पर शादी का जोड़ा पहने एक औरत नजर आई। उसे देख रॉकी को थोड़ी राहत मिली। वो जल्दी जल्दी उसके करीब पहुंच गया और बोला, हे यू, तुम यहाँ इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? हल्की मुस्कुराहट के साथ वो औरत बोली, मैं तो उस शहरी लड़के रॉकी के इंतजार में हूँ। ये सुनते ही रॉकी की हवाइयां उड़ गई। वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? क्योंकि रॉकी तो मैं हूँ। वो अपना घूंघट उठाते हुए रॉकी की ओर देखकर बोली, मैं वही हूँ जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था और जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बकवास है। बताया था ना तुम्हें उस चौकीदार ने। हड़बड़ाते हुए रॉकी बोला, खूनी वधू? घबराया रॉकी भागने को मुड़ा ही था कि उसके पैर मानो जम से गए थे। तभी खूनी वधू ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो रॉकी? एक बार मेरी आंखों में तो देखो। रॉकी ना चाहकर भी उसकी ओर मुड़ गया और उसे देखते ही देखते उसकी आंखों में खो गया। चारों ओर फैले कोहरे के बीच रॉकी खूनी वधू के सम्मोहन जाल में उलझ गया था। वो खूनी वधू के करीब आया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। खूनी वधू का हर एक स्पर्श उसे अपने वश में किए जा रहा था। रॉकी उसे अपने पास की एक दीवार से लगाकर उसके पूरे बदन को चूमने लगा। थोड़ी देर में खूनी वधू ने रॉकी के सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए और उसे चूमने लगी। रॉकी, जो कि खूनी वधू के साथ खोया हुआ था, अचानक चूमते हुए उसकी नजर खूनी वधू की आंखों पर गई तो वो एकदम से चौंक गया। खूनी वधू की आंखें ग्लो कर रही थी, जिसे देख रॉकी घबरा गया और चीखते हुए उससे दूर हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन खूनी वधू उसे अपनी बाहों में जकड़ रही थी। रॉकी की हर कोशिश बेकार थी और वो अब खूनी वधू के आगोश में डूब चुका था। एक आखिरी बार खूनी वधू ने रॉकी को चूमा, पर इस बार रॉकी को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हो रही थी। उसे अपना पूरा बदन
अकड़ता हुआ लग रहा था और अगले ही पल रॉकी का पूरा शरीर ऐसे सफेद हुआ जैसे शरीर से खून की एक एक बूंद चूस ली गई हो। एक आखिरी बार रॉकी के गले से तेज चीख निकली। रॉकी अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। क्या चेतन पहुंच पाएगा रॉकी की खींची रहस्यमयी तस्वीरों तक? और क्या वो जान पाएगा वीर सिंह का सच? जानने के लिए सुनते रहें खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।